फ़र्दन फ़र्दन तमाम बात लोगों का नाम लेना और उनकी राय को बयान करना तो मुनासिब नहीं है। सब यहीं पर हैं, उन्होंने सुनी है सबकी राय। उन्वान के तहत के तरजीहात। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, लेकिन पहले ये तय करें कि घर बचाएं कैसे। तो तरजीहात में यही चीज़ आती है कि हमको घर कैसे बचाना है। जितनी चीज़ें बात हुई वो तरजीहात में थी और हैं कि पहले हमको घर नहीं सजाना है, घर बचाना है। जाहिर सी बात है कि हम अब तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि शब बारात में पूरी रात हलवा खा के नफली नमाज पढ़ते हैं और फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं। ये तय नहीं पाया है। ये तरजीहात की बुनियाद होती है कि हमको हलवा खाना है, पूरी रात नमाज़ें नफलें अदा करनी है या फजर की नमाज अदा करनी है। तो मैं अपनी राय इंशाअल्लाह इस तरह की जो होगी तो दूसरी नशिस्त में मैं बयान करूँगा। प्लान के बारे में जितनी बातें हो रही हैं तो प्लान तो मुस्तक़बिल बईद का तक का होना चाहिए, मंसूबे बईद तक के होने चाहिए, लेकिन अमल जो है सालाना होना चाहिए, छोटे छोटे इकाइयों में होनी चाहिए और उसकी सालाना रिपोर्ट शाये कर देनी चाहिए कि हमने इस साल इतना काम किया। मसाइल आपके पास बहुत सारे हैं, मसाइल की संगीनियों को तरजीह दीजिए कि पहला संगीन मसला हमारे सामने क्या है, उसकी तरतीब तैयार करके उसको हल करने की कोशिश कीजिए और उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, उसको हल कीजिए और सालाना रिपोर्ट होनी चाहिए, तब जाके कुछ मसले हल हो जाएंगे। वरना तारीख़ के हवाले से मैंने देखा है कि 1757 से लेकर अब तक जब हम इक़्तिदार में थे और जब बेइक़्तिदार हुए तब से लेकर आज तक हमारे सामने मसाइल हैं, हमने मसाइल को हल करने की कोशिश ही नहीं की। बहरहाल निसाब के बारे में बातें हो रही थी, मैं अगली मीटिंग में भी ये बात कहूँगा कि निसाब में मदारिस के लोगों ने फ़ारसी को शजर ममनुआ करार दे के हटा दिया है। और ये मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब और मौलाना अहमद मिसबाही साहब आएंगे तो मैं उस वक्त भी ये बात कहूँगा, इसलिए कि हिंदुस्तान का 1206 से लेकर 1757 तक का मजहबी सरमाया, तसव्वुफ़ और तारीख़ फ़ारसी ज़बान में है। और आज पुराने ज़माने के लोग जो मदारिस से वाबस्ता हैं, उलमा हैं या मुदर्रिस हैं, वो तो जानते हैं, लेकिन नई जो नस्लें हैं, नए उलमा और इसको जो बच्चे हैं उन्हें फ़ारसी नहीं आती है। इसलिए नहीं आती है कि बस गुलिस्तां बोस्तां के चंद इक़्तिबासात उसमें रख दिए गए। मैं आपको बताऊं, आप इससे समझ जाएंगे कि मेरे पास एक औरंगज़ेब का फरमान आया और उससे लोगों ने, जानते हैं कि उन्होंने तर्जुमा कराया होगा लोगों ने तर्जुमा करवाया तो उसमें 2 लाइन का फरमान था कि अगर नहीं था लेकिन कोई शख्स मुसलमान होता है तो मर्द को 2 रुपये और औरत को 1 रुपया माहाना उसके अखराजात के लिए दी जाएंगी वजीफ़े के तौर पर। इससे लोगों ने इतना तर्जुमा कर दिया। लोगों ने जो तर्जुमा कराने वाले थे उन्होंने इस बात की निशानदेही की कि देखिए उन्होंने बाय फोर्स मुसलमान करवाया और ये सबूत के तौर पर उनका फरमान दिखाया। मेरे पास आया तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई शख्स मर्दे मुसलमान शुदे, अब देखिए शुदे का लफ्ज़ जो है शीन दाल याए मारूफ और याए मजहूल का फ़र्क है। याए मजहूल जो लंबी वाली होती है वो माजी तमन्नाई में जाता है, उसका सेगा होता है, वो कंडीशनल होता है कि अगर कोई शख्स मुसलमान होता है तो माना बदल गया, ये बाय फोर्स नहीं हुआ। मैंने उनको उसी ट्रांसक्रिप्शन और उसका पूरा तर्जुमा वो ग्रामर लिख के भेज दिया। उन्होंने कहा कि आपने अच्छा किया है, बचा भी लिया है
उन्होंने कहा कि आपने तहकीक अच्छी की है, हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के आदमी थे, तो उन्होंने कहा आपने तहकीक सही की है और आपने सही तौर से लिखा भी है और बचा भी लिया है। तो मैं ये चाह रहा था कि ज़बान पे भी आपको कुदरत होनी चाहिए, ताकि आपके सामने जब मसाइल आए तो उसको कितनी जल्दी आप हल कर सकते हैं। वरना ये सब मामला अभी जो आपके सामने आएंगे वो ज़बान के हवाले से आएगी। बस मजाक के तौर पर मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, अभी बात है कि नुस्खे में, मेरे तालिब इल्मी का ज़माना था कि नुस्खे में, तिबिया कॉलेज के नुस्खे में लिखा होता है, फ़ारसी के अल्फाज होते हैं, नीम गिरियाँ कुनाम, नीम बिरियाँ कुना, इस तरह से बवक्ते ख्वाब, इस तरह लिखा होता है। नुस्खे में एक जगह लिखा हुआ था खरदिल, तो किसी साहब ने, जिनको नुस्खा लिखा गया था, उन्होंने सबसे पढ़वाया कि ये क्या है। उसमें लिखा था खरदिल बिरियाँ कुना कर, तो उन्होंने लिखा, तो लोगों से पढ़वाया, तो उन्होंने कहा कि खर माने गधा, दिल माने दिल, गधे का दिल को भूनिए और उसको दवाओं में मिला के खिला दीजिए। उसने कहा कि भैया देखो, मर जाऊंगा मगर ये काम नहीं करूंगा। मैं उधर से गुजरा शमशाद मार्केट में, तो उन्होंने कहा आप फारसी से जानते हैं? तो मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, दिखाइए बताइए। तो क्या है? तो मैंने कहा ये खरदल है, खरदल के माने राई, सरसों के माने आते हैं, उस सरसों को लेके आप भूनिए और दवा मिलाइए। कहा बताइए। तो अभी मैं मर भी जाता और हालांकि किस तरह की हरकतें हो रही थी मेरे साथ। तो देखिए ज़बान का मसला जो है बड़ा टेढ़ा है, जब तक कि आप इसको नहीं करेंगे तब तक। देखिए जिस तरीके से जिस्म बीमार होता है तो डॉक्टर की ज़रूरत होती है, रूह बीमार होती है तो शेख तरीक़त ज़िक्र इलाही की ज़रूरत होती है, मुआशरा और मुल्क बीमार होता है तो मुस्लिह की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से जब फ़िक्र कमज़ोर होती है तो दानिश्वरों की सोहबत की ज़रूरत होती है। काबिल मुबारकबाद है जामिअतुल अहमदिया के शहज़ादगान, बहरुल इरफ़ान के शहज़ादगान, उनके सबा सय्यारगान में मैंने उनके दामादों को शामिल किया है। 7 सितारे जो होते हैं वो सबा सय्यारान कहा मैंने उनको। तो ये सबा सय्यारगान और रफ़ीक़ान जिन्होंने इस तरह का कि सिम्पोज़ियम का इनेकाद किया, ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ तरह की खानकाहों के लोगों को जमा करना और इस तरह के सिम्पोज़ियम का इनेकाद करना, उसका बेड़ा उठाना बड़े दिल जुगर का काम है और उन्होंने इस काम को किया, ज़ाहिर सी बात है। बहरहाल खानकाहें अभी बेदार हो जाएं तो सब कुछ ठीक हो सकता है, इसलिए कि खानकाह में मैं बैठ के कर रहा हूँ कि इनके पास मैन पावर भी है, मनी पावर भी है। अगर मैं अपनी पूरी डिग्री लेके शहर कन्नौज में घूमूं कि मुझे एक इदारा कायम करना है तो शायद मुझे दिन भर में अलीगढ़ जाने तक का किराया नहीं मिलेगा। और अगर मौलाना आसिफ साहब, मौलाना अखलाक साहब चले जाएं तो 1 महीने के पूरे खराजात तो एक दिन में तय कर निकाल ही सकते हैं। तो देखिए उलमा और मशाइख की अहमियत कायद की अभी है, उनकी हैसियत बाकी है। आपको लगाना, इस्तेमाल करना नहीं आता है, इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बेशक मेरे ख्याल है कि अगर आप लोग उठ जाएंगे तो आपके पास आदमी भी है और पैसे भी हैं, आप उन पुरानी रविश को अपनाइए तो इंशाअल्लाह मुसलमानों के अंदर बेदारी भी आएगी। इसलिए कि फ़ारसी का एक शेर है कि असद सुखन पीरम एक हर्फ मरा यादस्त आलम न शवा वीरा ईमय कदा आबादस्त, कि जब एक बूढ़े बुज़ुर्ग की बातों में से मुझे एक बात याद आई और याद है, उन्होंने कहा कि जब तक ये मैकदा, ये खानकाह बाकी है तब तक दुनिया बर्बाद नहीं हो सकती, वीरान नहीं हो सकती। मुफ्ती आफाक साहब ने इसका सिलसिला, और मेरा ख़्याल है कि शिमाली हिंदुस्तान में उन्होंने सबसे पहले, वो बुज़ुर्ग हैं जो मदारिस में इस यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स को बुला के सेमिनार की शक्ल में गुफ्तगू करने की जगह अता की। मेरा अपना ख्याल है, मेरा जहाँ तक इल्म है, और 2000 से लेकर अब तक ये मुसलसल काम हो रहा है। उसके नताइज भी आए
और मुख्तलिफ गुफ्तगू हो रही है, जिसकी आज ये कड़ी ये भी है। तो मुफ्ती साहब के बारे में मैं इतना हमेशा कहता हूँ, ज़ाहिर सी बात है मुझे किसी से तहक़ीर और तज़लील या किसी की तारीफ़ नहीं करनी है कि मुफ्ती साहब, मैंने किताबों में, तस्सूफ़ की किताबों में अहले तस्सूफ़ के बारे में जो कुछ मैंने पढ़ा था, मुफ्ती साहब के अंदर मैंने पाया था। और कैसा होना चाहिए कि आदमियत क्या है, हमसायों का गम खाने का नाम, छोड़कर शाही गदाए कौम बन जाने का नाम, कौम की बहबूद में मैं कर देना जहाँ तक भी निसार, हक़ की खातिर जीना और हक़ के लिए मर जाने का नाम, कुछ न पाने की तमन्ना और न कुछ खोने का नाम है जो ये दीवानगी, तो ऐसे दीवाने का नाम। अगर ऐसी दीवानगी अगर हो जाए और इस इलाक़े में 10 मुफ्ती आफाक पैदा हो जाएं, बहुत जल्दी मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं अपनी जो राय है वो आखिरी दूसरी नशिस्त में पेश करूँगा। मैंने पहले जलसे में ये बात कही थी कि चीज़ें आपके सामने होती हैं, अब आपको सेलेक्ट करना है, चुनना है कि पहले कौन काम मुझे करना है। हमारे सामने बहुत सारे मसाइल हैं, ज़ाहिर सी बात है उन मसाइल में से मसले को संगीनियत के एतबार से हमें देखना चाहिए कि कौन बड़ा मसला हमारे सामने संगीन है, उसको पहले हम हल करें। हमारी तरतीब कभी कभी उल्टी हो जाती है कि हम हल्के हल्के काम को पहले कर लेते हैं, हल्के हल्के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। हल्के मसाइल तो हल्के रह ही जाएंगे, संगीन मसाइल जो वो हल हो जाएंगे तो आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। जाहिर सी बात है कि इसके लिए एक तहरीक, एक मिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी तहरीक के लिए 2-3 बातों का होना ज़रूरी होता है। पहले ये कि तहरीक जो होती है वो मुनज़्ज़म तौर से होती है। आज बिखरी हुई तंजीम अगर चलाई जाए तो वो काम नहीं हो पाता है। आज हमने सिम्पोज़ियम कर लिया, सेमिनार कर लिया, लेकिन फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया तो उससे काम नहीं चलेगा। एक तहरीक होनी चाहिए मुनज़्ज़म तरीके से। दूसरी चीज़ ये है कि वो मुसलसल हो, कंटिन्यूअसली हो, लगातार हो। तीसरी चीज़ ये है कि इज्तिमाई हो। और चौथी चीज़ ये है कि मर्दे कारदां पे मुश्तमिल हो। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आपके हुकूमत के फ़ेल होने की क्या वजह थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे मर्दे कारदां नहीं मिला। तो ज़ाहिर सी बात है, हालांकि उनका बहुत बड़ा अरसा है, 57 साल का ज़माना गुज़रा है हुकूमत का, तो हम इस बात की तरफ तवज्जो दें कि हम जो तहरीक चला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें वो लोग तजर्बाकार और उसके अहल हैं कि नहीं। इज्तिमा कर लेने से, जमा कर लेने से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है, सिवाय इसके कि दिखाना है। हम अगर साल में 2 पॉइंट को, 2 मसले को हल कर लें तो बहुत बड़ी कामयाबी है। हम 1000 या 100 लोगों को न लेके चलें, बल्कि 2 लोगों को लेके चलें, और 2 लोगों को अगर हमने 1 साल में ठीक कर दिया तो बड़ी बात हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि तालीम की तरजीहात, उलमाए किराम हैं, मैं इस पर क्या गुफ्तगू करूं, लेकिन अगर तालीम को 2 हिस्सों में बांटा जाए तो तालीम एक इल्म मार्फत है, इल्म फ़ितरत, दूसरा इल्म फ़ितरत है। और यही इल्म फ़ितरत जो है मौजूदात कायनात के मौजूदात के मुज़ाहिरे का नाम है, इल्म अशिया का नाम है। वअल्लम आदम अस्मा कुल्लहा। ज़ाहिर सी बात है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अस्मा का इल्म दिया गया तो वो इल्म फ़ितरत से ताल्लुक़ रखता था, और उनको खिलाफत अर्ज़ी जब दी गई तो इसी बुनियाद पर दी गई। तो ज़ाहिर सी बात है कि अल्लमा अस्मा कुल्लहा, आदम अस्मा कुल्लहा जब हम कहते हैं तो अशिया के इल्म की बुनियाद पे हमको खिलाफत अर्ज़ी दी गई, और हम इसको छोड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि हमसे खिलाफत अर्ज़ी दूर होती जा रही है। तो निसाब तालीम जब भी हो, और उसमें तब्दीली हर वक्त होनी चाहिए। और आज भी देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तब्दीलियाँ की गई हैं। ज़माने के हिसाब से, वक्त की ज़रूरत के हिसाब से निसाब तब्दील होते रहना चाहिए। वक्त और ज़रूरत के हिसाब से जो उलूम मुफीद हों वो ना पढ़ाए जाएं,
तो वो नुकसानदेह होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होते। मैं यहाँ पे सर सैयद का एक कौल नकल करना चाहता हूँ और सर सैयद के हवाले से मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, उलमा की महफिल है। सर सैयद अहमद ख़ान ने एक जगह लिखा है, उनका कौल है कि जो तालीम हस्बे एहतियाज वक्त न हो उसका नतीजा ये होता है कि लोग पहले मुफलिस, मोहताज, फिर नालायक, फिर काहिल, फिर जलील, फिर चोर, फिर बदमाश हो जाते हैं। बात किसकी है नहीं, लेकिन बात सच्ची है। अगर हम आप इर्द गिर्द के हालात को देखें तो जो तालीम हमारी दी गई है और हम वहाँ तक नहीं पहुँच सके हैं, तो हमारे मुआशरे के अंदर जो ख़राबियाँ हैं, ज़िल्लत है, रुसवाई है, बदमाशी है, वो मेरा ख़्याल है कि वक्त की ज़रूरत के हिसाब से तालीम नहीं दी गई, इसलिए थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें आई हैं। इसलिए कि अगर जिस तरह की कोशिश की जा रही है गुलबर्गा शरीफ में, सूजा शरीफ राजस्थान में, महारारा शरीफ की खानकाहों ने, और कन्नौज में भी इस तरह की कोशिशें ही है जिनके प्लान में है, मंसूबे में है, तो मेरी राय है कि मदरसे अगर इस तरह के निसाब को भी तैयार करें और उसके साथ वो काम करें तो उनके यहाँ से मसाइल ज़्यादा हल हो सकते हैं। इसलिए कि जो कौम आपको मदरसा चलाने के लिए पैसा दे सकती है वो आपको इसके लिए भी पैसा दे सकती है, बस आपको दिखाना है कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं। एक चीज़ माजरत के साथ ये कि पहली नशिस्त में भी मैंने कहा कि मदारिस वालों ने फ़ारसी ज़बान को शजरे ममनुआ करार देकर निकाल दिया है और सिर्फ गुलिस्तान के कुछ इक़्तिबासात मैंने तमाम निसाब देखा है, वो इतना कि बस काम चलाओ उनको आ जाए। अकाबिर उलमाए किराम फ़ारसी अच्छी जानते थे। उसका नुकसान ये हुआ कि हमारी उर्दू ज़बान ख़राब हुई, इसलिए कि उर्दू में 80% अल्फाज फ़ारसी के हैं और फ़ारसी में 80% अल्फाज अरबी के हैं। और ये हर लोगों ने किया है। ईरान वालों ने एक तहरीक चलाई कि फ़ारसी से अरबी अल्फाज को निकाल दिया जाए और उसके लिए उन्होंने तहरीक चलाई तथीर ज़बान फ़ारसी। देखिए अरबी निकालने की बात की जा रही है, तथीर लफ्ज़ अरबी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ईरान वालों ने भी किया है। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर। तो जैसा कि मैंने पिछले सेशन में नशिस्त में ये कहा कि 1206 से लेकर 1757 का जो ज़माना हिंदुस्तान का है उसमें हमारा मजहबी, तारीख़ी, तहज़ीबी और तसव्वुफ़ का सरमाया फ़ारसी ज़बान में, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो कम दी जा रही है। जाहिर सी बात है उससे सही मतलब हासिल नहीं हो सकता। तारीख़ के हवाले से एक वाक़या छोटा सा मैं बयान करना चाहता हूँ कि सब लोग जानते हैं कि इलियट एंडरसन बहुत बड़ा हिस्टोरियन है और उसने बहुत सारी किताबों के तर्जुमे किए हैं और मोतबर माना जाता है, लेकिन उसको फ़ारसी भी आती थी। उसकी किताब उन्होंने एक मुंतखबुल लबाब के नाम से अब्दुल्ला ख़ान की किताब है, उसने हिंदुस्तान की तारीख़ पे वो हिंदुस्तान की तारीख़ पर है। इलियट एंड डॉसन ने हरियाणा के पास एक मस्जिद का वाक़या बयान किया है, तर्जुमा किया है, जबकि मुंतखबुल लबाब के मुसन्निफ़ दूसरे तरह से किया है। उन्होंने तर्जुमा करते वक्त लिखा कि यहाँ पर एक मस्जिद थी, इमाम साहब यहाँ नमाज़ पढ़ा रहे थे और वो एक रोज़ पहले यहाँ से चले नहीं, वो वहाँ पे इस मस्जिद के कमरे में आग लगी और तमाम सामान इमाम साहब की वो जल गए। तो तर्जुमा उन्होंने ये किया। मुंतखबुल लबाब के मुसन्निफ़ का कहना ये है कि इमाम साहब को किसी न किसी तरीके से एक ये आया, इल्हाम आया, या जो भी उसके तरफ से उनको कश्फ आया, या जो भी किसी तरह से उनके जहन में बात आई और वो वहाँ से निकल गए, उसके बाद आग लगी। तो अब देखिए कि मुसन्निफ़ कह रहा है कि इमाम साहब की बेहतरी को बता रहा है कि इमाम साहब के अंदर ये सलाहियत थी या उनके अंदर कश्फ हुआ या जो भी उनके ऊपर इल्का हुआ। तो
तो वो चले गए, वो बच गए। मुतरजिम ने, एलियट एंड डॉसन ने इमाम साहब और मस्जिद तमाम को जला दिया। तो तर्जुमा करने में अगर हम तर्जुमा करके इसी तरह से उसी किताब को पढ़ें, चाहे उर्दू में कर दिया जाए तर्जुमा उसी का, तो वो बड़ा नुकसानदेह साबित होता है। इसका फ़र्क हुआ है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आई हैं। तो मेरा ख़्याल है कि यही हाल अंग्रेज़ी ज़बान के साथ हुआ कि शुरू में अंग्रेज़ी ज़बान सीखने को मना कर दिया गया, लेकिन ये ख्याल नहीं किया गया कि अंग्रेज़ी ज़बान सीखना और है और अंग्रेज़ी तहज़ीब सीखना और होता है, दोनों में फ़र्क होता है। बहरहाल इल्म के हवाले से इस तरह की बात की जाए कि मदारिस में बहुत बड़ा सरमाया है और बहुत बड़ा काम और ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं मदारिस के लोग, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन अगर मदारिस के तलबा को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, जो बहुत अच्छे तलबा हैं, जिनकी गिरफ्त अच्छी है, अदब पर हो, फ़िक़्ह पर हो, उनको आप मदरसे में रखिए और बेहतरीन तनख्वाह दीजिए। क्यों 10,000 5,000 देते हैं? 10 रखने की ज़रूरत है, 5 को दीजिए, 50 60 70 हज़ार दीजिए और उनको तो मदरसे के लिए रखिए। दूसरा ग्रुप जो आप तैयार कीजिए, उनको देखिए कि इनका जहन, उनका काम है, उनके पास वसाइल हैं, तो इनको यूनिवर्सिटी की तरफ भेजिए, वो कुछ कर लेंगे, मदरसे के फारिग कुछ कर लेते हैं। तीसरा ग्रुप जो है, उनको बिल्कुल ही वो कमज़ोर तबका होगा ग्रुप, तो उनको आप पेशा वाराना तालीम की तरफ लगा दीजिए। जैसे डिप्लोमा कोर्सेज़ आप अपने यहाँ कायम कर लीजिए, डिप्लोमा रेडियोथेरेपी कायम लीजिए, डिप्लोमा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिक है, जितने तरह के डिप्लोमा है उसको आप उसमें शामिल कर लीजिए और उसको पढ़ा के तो एक साहब जो इमामत भी कर सकते हैं या कुछ अपना काम कर सकते हैं, तो ईमानदारी के साथ इलेक्ट्रॉनिक काम भी कर सकते हैं, बिजली फिटिंग कर सकते हैं, एसी फिटिंग कर ले सकते हैं, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल हो सकती हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये लोग रोज़गार से लग जाएंगे और एक बहुत बड़ी जमात, बहुत बड़ा लॉट जो हमारे सामने बेरोज़गार नज़र आ रहा है, वो कुछ न कुछ हद तक कामयाब हो जाएगा, रोज़गार से लग जाएंगे। क्योंकि हम लोग जाते ही हैं यहाँ वहाँ, दूसरों से जब काम कराना है तो इन्हीं से क्यों नहीं कराया जाए। वजह यह है कि आने वाला ज़माना जो है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की क्राइसिस हो रही है और प्राइवेट काम ज़्यादा होंगे और जिसके अंदर स्किल होगी, जिसके अंदर अच्छी सलाहियत होगी, ईमानदार होगा, उसको नौकरी ज़्यादा मिलेगी। प्राइवेट में आपको ईमानदारी का पैसा मिलता है, काम करने का पैसा मिलता है। इसी तरीके से हम तरजीहात की बुनियाद पे सेहत की जब बात करते हैं तो हमें छोटे छोटे हॉस्पिटल कायम करने चाहिए। जाहिर सी बात है मुसलमानों के पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथ के डॉक्टर, नर्सिंग और इस तरह से BOMS वगैरह तिब में जाके काम कर सकते हैं। इसलिए कि BOMS और तिब को भी बिहार गवर्नमेंट हो या ये UP गवर्नमेंट हो, मेडिकल ऑफिसर का दर्जा देती है। वो मेडिकल ऑफिसर फ़ौरन बन जाते हैं, BOMS किया, MD किया या नहीं किया, मेडिकल ऑफिसर बन जाते हैं। होम्योपैथ के डॉक्टरों का अब तमाम एक ही साथ कर दिया गया है, ये भी मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, होम्योपैथ के भी डॉक्टर बन सकते हैं, तिब के भी डॉक्टर बन सकते हैं, BOMS के भी डॉक्टर बन सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर उसमें नहीं जा सकते हैं तो हमको इस तरफ भी लोगों को मुतवज्जह करना चाहिए और मेडिकल ऑफिसर तो अब सरकारी बन ही जाएंगे। बहुत क्राइसिस है मेडिकल की तरफ, चूँकि इसके लिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि नर्स, दाई, उसी से आप अपने औरतों को दिखाएं जो मुसलमान हो। कोशिश ये करनी चाहिए, मुफ्ती साहब बेहतर हमें बताएंगे इस सिलसिले में। तो क्यों ना हम बेहतर अपनी औरतों को, अपनी लड़कियों को नर्सिंग की तालीम दें और उससे अपने मुआशरे में उनसे दाई का काम कराएं या उससे जो इलाज होता है नर्सिंग का वो कराएं। तीसरी बात, वक्फ जायदाद की। हुकूमत हिंद की निगाह इस पे बहुत सख्ती से है। वक्फ जायदाद हिंदुस्तान में 22,500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तकरीबन। सबसे पहले ज़्यादा जो जायदाद हिंदुस्तान में है वो रेलवे के पास है, उसके बाद डिफेंस के पास है और तीसरी पोजीशन में मुसलमानों के पास है जो वक्फ जायदाद की शक्ल में है। मैं मुफ्ती साहब यहाँ पर हैं, वक्फ जायदाद के मसाइल पे बात करेंगे। मेरी राय ये है कि ये जायदादें आपकी चली जाएंगी 2-4-10 साल में, जहाँ तक मुझे अंदर की खबर है और जो हालात दिख रहे हैं
तो बेहतर है कि इसका कोई रास्ता निकाला जाए कि किसी न किसी तरीके से उसको मुसलमानों के इस्तेमाल में लाने की कोशिश की जाए। उसके बारे में जो भी मसला हो और मुसलमान इसको रास्ते पे अपने इस्तेमाल करने की कोशिश करें, कि जिस तरह भी कोशिश करें तो इसको आप बचा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। चौथी बात जो थोड़ा सा अलग से है कि उलमा मशाइख जो है एक दायरा कायम करें और अपने अपने दायरे ही में तबलीग व इशाअत का काम करें। दूसरे दायरे में आप उसमें उनकी मदद करें। ये इसलिए कि वो भी तो अल्लाह ही का काम कर रहे हैं। वजह यह है कि इससे इख्तलाफ बढ़ता है। पहले का इख्तलाफ जो होता था हमारे अकाबरीन का, वो इख्तलाफ होता था, तरीक़ा का इख्तलाफ होता था, रास्ते का इख्तलाफ होता है। आज जो इख्तलाफ है हमारे दरमियान वो ज़ात का इख्तलाफ है, ज़ातियात का इख्तलाफ है। तो मैं यहाँ का एक वाक़या बताता हूँ कि हज़रत शाह मदार जब इस एरिए से लखनऊ से गुज़र रहे थे तो शाह मीना छोटे थे, तो उनके पास एक औरत जाती है शाह मदार के पास, कहती मेरे बच्ची को की बीमार, बहुत सख्त बीमार है, आप खुदा के वास्ते दुआ कर दीजिए। कहा नहीं नहीं नहीं, ये इलाका शाह मीना को दिया गया है, आप जाके उनसे कहिए, वो ठीक दुआ करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब ये औरत गई ढूंढते हुए, तो वो खेल रहे थे शाह मीना उस वक्त। कहा नहीं नहीं आप दुआ कर दी। कहा नहीं नहीं वो उनसे दुआ कराओ। कहा नहीं नहीं आपको दिया गया है। खैर शाह मदार ने दुआ की, वो बच्चा ठीक हो गया। तो बुज़ुर्गों का है ये एक दायरा खींचा हुआ था, तो उस दायरे का हम लोग भी ख्याल रखें तो बेहतर है, और उससे इख्तलाफात कम होंगे और हम उनकी मदद करें। उसमें जाएं, वहाँ जाएं, लेकिन हम उनकी उस काम में मदद करें। तीसरी चीज़ ये है, अगली चीज़ ये है कि हमारी तरफ मालदार तबका, मुसलमानों के जो मालदार तबके हैं वो थोड़ा सा मुतवज्जह नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हम आला तालीम स्कूल कॉलेजेस में दिला दें और हम अपने बच्चों को पढ़ा लें। हम उनको कितनों कन्विंस करेंगे वो नहीं आएंगे। उनको ये कहना है कि भाई देखो, जहालत और नातरबियती ये दोनों वबा की शक्ल, ये वबा होती है। ये क्या तुम समझ रहे हो कि अपने बच्चे को तालीम दिला दोगे तो ये वबा तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचेगी? अगर वो तुम्हारा बच्चा तरबियत याफ्ता नहीं होगा तो तुम्हारे घर के हालात अच्छे नहीं होंगे। इस तरह से उनको कन्विंस कीजिए कि ताकि वो आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। और आखिर में ये कि अपनी तरक्की का ज़िम्मेदार जब हम इक़्तिदार में थे तब, और जब बेइक़्तिदार हुए तब, अब तक हम अपनी तरक्की का इन्हिसार जो है हुकूमत वक्त पर करते रहे। हुकूमत वक्त पे इन्हिसार हमको नहीं करना है। अगर हुकूमत वक्त पे अगर इन्हिसार करेंगे तो आपकी तरक्की में रुकावटें आएंगी। आप अपनी तरक्की की राहें अलग अलग चुनिए, अलग अलग तरीके से अपनी तरक्की की राहें खोलिए, उसमें कामयाबी होगी। हुकूमत पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार, मुग़लिया सल्तनत या अहद सल्तनत जितनी थी उस पर आपकी हुकूमतें रही भी तो भी आपने उस पर डिपेंड किया, आपकी बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हुई है। 1206 से लेकर 1757 तक आपके यहाँ बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हुई। ठीक है, हुकूमतें रही हैं। और एक आखिर में अपनी बात तबलीग व इशाअत के हवाले से करना चाहता हूँ कि जैसा कि हज़रत ने कहा कि हुस्न इखलाक से पेश आएँ। हम लोग तरतीब तबलीग व इशाअत में जब कहते हैं, और हज़रत से माफ़ी के साथ, कि हम लोग पहले कुरान हदीस का हवाला देते हैं। थोड़ा सा इसको बदल दिया जाए। पहले आप सफ़र हज़र में आप जा रहे हों, अपने हम सफ़र के साथ अच्छा सलूक कीजिए और उसके बाद कहिए कि ये मेरे इस्लाम का ये तरीक़ा है। तो ज़्यादा मैं एक वाक़या छोटा सा बताता हूँ कि मैं कैफियत से अलीगढ़ जा रहा था और लखनऊ तक मेरा टिकट जो था वो RAC में था। तो एक डिफेंस का आदमी जो मुझसे उम्र में ज़्यादा था, तकरीबन 60-62 साल का रहा होगा, उसकी भी RAC थी। उसने कहा कि देखो बाबू, ऐसा है कि मैं कानपुर तक जाऊंगा और मैं आराम कर लेता हूं, उसके बाद आप आराम कर लेना। तो मैंने कहा कि मैं नीचे चला जाता हूं, आप हमसे उम्र में बड़े हैं,
लेकिन आप पूरी तरह से आराम कीजिए। वो उठ के बैठ गया। कहा ऐसा तुमने क्यों किया, नीचे तो अच्छी जगह नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं, ये फ़ायदा मैंने अपने लिए किया है। कहा कैसे? मैंने कहा कि जब मैं इस उम्र में पहुंचूंगा 60 साल की उम्र में, तो हो सकता है कि मेरा आरएसी होगा, हमसे कोई छोटा होगा तो वो मुझे जगह दे देगा। यकीन मानिए वो बंदा पूरी रात मुझसे गुफ्तगू करता गया, न वो सोया न हम सोए, और पूरी तरह से बात करता रहा। मैंने कहा ये मेरे रसूल का फरमान भी था। मैंने आखिर में कहा कि इस्लाम का, मेरे रसूल का, मेरे प्रोफेट का यह फरमान है कि आप अपने से बड़ों की जगह दीजिए। तो उसने मुझसे एक बात कही कि आप कुरान पढ़ते हैं? तो मैंने कहा जी मैं पढ़ता हूँ। कितना पढ़ते हैं? तो मैंने कहा कि एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, तो उसका मतलब 1/4 कहिए, एक पाव जिसे कहते हैं, वो पढ़ लेते हैं रोज़। कहा नहीं, उतना मत पढ़िए। मैंने कहा जी भाले भाई, मुझे तुम कुरान बता रहे हो? कहा नहीं नहीं, आप 3 आयत पढ़िए, 3 आयत पढ़िए, और जब तक आप 3 आयत पढ़ के उस पर अमल न कर लें तब तक आप 4थी आयत मत पढ़िए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आखिर उद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा और मुफीद निकात हमारे और आपके सामने आली जनाब डॉक्टर अब्दुल सलाम जिलानी साहब ने रखे।